आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी हुकूमत का साइंस और विरासत पर जोर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गांधीनगर में बायोटेक्नोलॉजी और रिसर्च सेंटर के BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी का रखा संगी बुनियाद। कहा, गुज़श्ता 11 सालों में मुल्क की बायो इकनॉमी 10 अरब डॉलर से बढ़कर हुई 166 अरब डॉलर से ज्यादा। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दहशतगर्द तंजीमों के लिए काम करने वाले 5 सरकारी मुलाजमीन को किया बरतरफ। आत्मनिर्भर भारत मुहिम बढ़ा रही है फौज की ताकत। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने खबरदार किया, भारत किसी भी मजमूम हरकत का पूरी ताकत से देगा जवाब। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स समिट का लोगो और वेबसाइट की लॉन्च। हिंदुस्तान इस साल ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस की करेगा मेजबानी। वजीर खारजा ने कहा, हिंदुस्तान का मकसद है आलमी बहबूद को फरोग देना। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की विकसित भारत जी राम जी एक्ट की तारीफ। कहा, यह कानून मुख्तलिफ अवामी कामों का है संगम। पानी के तहफ़्फ़ुज़ और देही बुनियादी ढांचे पर है खुसूसी तवज्जो। वजारत खेल ने नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में 2 नई कमेटियां बनाने की दी हिदायत। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात कमेटी और मेक इन इंडिया कमेटी दी जाएगी तश्कील। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। गुजरात के अपने दौरे के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने गांधीनगर में बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का संग बुनियाद रखा। इस लैब में खतरनाक वायरस पर तहकीक होगी। BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी के लिए संग बुनियाद रखने की तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की तवज्जो इंसानों और जानवरों दोनों की हिफाजत को यकीनी बनाने पर है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत का हदफ तहकीक पर मबनी हिफाजत फराहम करना है और ये लैब इस तरह की तमाम जरूरियात को पूरा करेगी। यह सुविधा वैज्ञानिकों को अत्यंत संक्रमणात्मक और घातक वायरस पर एकदम सुरक्षित वातावरण में संशोधन करने की एक प्रकार से प्लेटफॉर्म यहां पर उपलब्ध होगा और यहां पर दुनिया भर की अच्छे से अच्छी BSL-4 लैब का स्टडी कर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। सिर्फ मानवीयों के लिए नहीं, पशुओं से होकर मानवी तक पहुंचने वाले रोगों का भी अध्ययन करने की यह विश्व स्तरीय व्यवस्था यहां पर होगी। जवानों को रोजगार पैदा करने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि जीनोम इंडिया मुहिम के तहत 10,000 से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा को महफूज किया गया है। वजीर दाखिला ने कहा कि पुणे में वायरोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाद गांधीनगर लैब भी जदीद तहकीक के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने वन हेल्थ मिशन के जरिए मुल्क के शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया है। यहां पर BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी का शिलान्यास किया गया। एक प्रकार से पुणे की वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के बाद ये भारत की दूसरी उच्च स्तरीय लैब होगी। भारत सरकार ने वन हेल्थ मिशन से मानव और पशु दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्यक्रम हाथ में लिया है। 2014 में बायोटेक क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप की संख्या 500 से कम थी और 2025 में बायोटेक स्टार्टअप की संख्या 10,000 क्रॉस कर चुकी और इस क्षेत्र में काम करने वाले भारत के युवाओं ने साबित कर दिखाया है कि हमारा युवा जॉब सीकर नहीं है, जॉब क्रिएटर है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में ब्रिक्स 2026 के लिए लोगो और वेबसाइट का आगाज किया।
ये तकरीब ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस 2026 की तैयारियों के आगाज की निशानदेही करती है। भारत इस साल ब्रिक्स सरबराही इजलास की सदारत करेगा। ब्रिक्स की अपनी सदारत के दौरान हिंदुस्तान कसरुल जहदी ताउन, तरक्की और ग्लोबल साउथ के मसाइल को तरजीह देगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस आलमी चोटी कॉन्फ्रेंस में भारत का मकसद आलमी फलाह बहबूद को फरोग देना है। India's BRICS chairship will seek to bring together the potential of BRICS countries for greater global welfare. In 2026, BRICS will complete 20 years since its inception, during which it has steadily evolved into a significant platform for cooperation among emerging markets and developing economies. Over the years, BRICS has expanded its agenda and membership, responding to changing global realities while remaining focused on people-centric development, fostering dialogue, and promoting practical cooperation. वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स सरबराह इजलास की तवज्जो इख्तरा, ताउन और पायदारी पर मरकूज होगी। India approaches its chairship with a humanity-first and a people-centric approach, inspired by the guidance of Prime Minister Narendra Modi. Our chairship theme, building for resilience, innovation, cooperation, and sustainability, reflects our belief that cooperation among BRICS members can help address shared challenges in a balanced and in an inclusive manner. The theme underscores the importance of strengthening capacities, promoting innovation, and ensuring sustainable development for the benefit of all. और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के हुसूल के साथ भारतीय फौज की ताकत में इजाफा हो रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से फौज के अंदर मुस्बत तब्दीलियां आ रही हैं। जनरल द्विवेदी ने मजीद कहा कि मोबिलिटी प्रोटेक्शन बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। Indian Army's own decade of transformation, we can be justifiably very satisfied with the progress made during the year 2025. Concurrently, capability development and infrastructure enhancement are progressing through a whole of government approach. आर्मी चीफ ने कहा कि कंट्रोल लाइन के करीब कम से कम 8 दहशतगर्द कैंप सरगर्म हैं और उन्हें इंतबाह दिया कि भारत उनकी किसी भी हरकत का पूरी ताकत से जवाब देगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मसनूई जहानत का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कम से कम 100 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। आर्मी चीफ ने इस बात का भी इयादा किया कि फौज किसी भी किस्म के ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। Following the Pahalgam terror attack, a clear decision to respond decisively was taken at the highest level. Op Sindoor was conceptualized and executed with precision. The Army successfully destroyed 7 out of the 9 targets and thereafter played a pivotal role in ensuring calibrated response to Pak actions. As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. आर्मी चीफ ने बताया कि ड्रोन्स के लिए 13 भैरव बटालियन तश्कील दी गई हैं, जबकि आर्टिलरी के लिए दिव्यास्त्र बैटरी और शक्तिमान रेजिमेंट को भी तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त भारत का अमृत काल है और भारत 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आर्मी चीफ ने कहा कि 2047 तक तरक्की के लिए वक्त कम है, इसलिए हमें अपनी रफ्तार को तेज करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि फौज में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने की कोशिशें जारी हैं। We have introduced India's first sovereign agentic AI in box, a major step towards national vision of self-reliant battlefield-ready AI. Under the MOD initiative of Aditi, Raksha Mantri ji launched Indian Army's next generation unified AI platform, Ekam AI, as a secure mission-grade AI as a service ecosystem. It will help us in effective integration of the battlefield surveillance system, ACCCS Shakti, as well as CIDSS.
जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि फौज के मवासलाती निज़ाम को मुसलसल बेहतर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फौज ने बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुस्बत तब्दीलियां आ रही हैं। Clear indicators of positive change in J&K include robust development activity, revival of tourism and peaceful Sri Amarnath Yatra, which saw more than 4 lakh pilgrims exceeding the 5-year average. The theme of terrorism to tourism is gradually taking shape. और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस स्कीम से मुताल्लिक़ अहम मालूमात शेयर की, इसके फ़वाइद और हालिया तब्दीलियों पर तफसील से तबादला ख्याल किया। डॉक्टर सिंह ने बताया कि ये नई स्कीम पुरानी स्कीम की खामियों को दूर करने के लिए लाई गई है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इस स्कीम के पीछे कोई सियासी एजेंडा नहीं है। पुरानी स्कीम में बदउनवानी और दीगर खामियों की मीडिया रिपोर्ट्स मंजर आम पर आई हैं और अब इस स्कीम को डिजिटल तौर पर नाफिज किया जा रहा है। जो पहले की तरह ये स्कीम महज गड्ढे खोदने और भरने की रस्म से आगे बढ़ेगी और इससे देहात में रहने वाले किसानों और मजदूरों दोनों को फायदा पहुंचेगा। बार बार मीडिया में बातें आती थी, एक मजाक बन गया था कि साहब ये गड्ढे खोदने वाली स्कीम है। तो गड्ढे खोदे हुए खाली रह जाते थे, फिर भर दिए जाते, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से खुदाई का काम शुरू हो जाता। उसको ना करके हमने इसको आउटकम ओरिएंटेड के बनाना क्या, उसका नतीजा यह हुआ था कि हमारी एलोकेशंस में भी कमी आ गई थी। सन 2013 के चलते चलते एलोकेशन गिर करके 3300 करोड़ तक पहुँच गई। दूसरा पहलू फाइनेंसिंग का, जैसे कहते हैं कि फिस्कल डिसिप्लिन, वो भी लाने का इसमें प्रयास किया गया और इसीलिए फिक्स्ड एलोकेशन इंस्टेड ऑफ ओपन एंडेड, यानी सरकार को, प्रदेश सरकार को पैसा दे दिया जाएगा, फिर एक समन्वय के साथ तय किया जाएगा कितना पैसा कहाँ जाना है, क्या प्राथमिकता रहेगी। मरकजी वजीर ने कहा कि अब इस स्कीम की बुनियादी जिम्मेदारी रियासती हुकूमत की होगी, जबकि मरकजी हुकूमत माली मदद फराहम करेगी। इस स्कीम के तहत अब 100 के बजाय 125 दिन काम दिया जाएगा, जिससे एहतिसाब और शफाफियत में इजाफा होगा। रियासती हुकूमत अपना मंसूबा तैयार करके मरकजी हुकूमत को पेश करेगी, जिसके बाद मरकजी हुकूमत माली मदद फराहम करेगी। एक तो खैर इसके टाइटल का, दूसरा 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन इंक्रीज टू 125 डेज। तीसरा फंडिंग मॉडल, जैसे था कि 100% पहले सेंट्रल फंडिंग हुआ करती थी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, पैसा खत्म हुआ और मांग लिया। अब ये रहेगा उसी तरह से जैसे कि बाकी प्रोजेक्ट्स में अधिकतर रहता है, 60-40 रेशो। 60% केंद्र की ओर से, 40% प्रदेश सरकार की ओर से, एक्सेप्ट फॉर जो पहले भी जिन प्रदेशों को इसकी एक छूट दी गई थी, जैसे पूर्व उत्तर के प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर के प्रदेश हैं, कुछ एक हिमालयन राज्य हैं, जहाँ पर के 100% यूटीज में भी केंद्र की ओर से। बजट एलोकेशन पहले इट वाज डिमांड ड्रिवन, कि पैसा मांगते जाओ और जाता जा रहा था। अब उसके बजाय इट विल बी नॉर्मेटिव एलोकेशन स्टेट वाइज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स, और अगर आपने स्टेट हमें एस्टिमेट देगी। और नाज़रीन, आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों का साथ देने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने 5 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है। हुकूमती निज़ाम में दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क से मुंसलिक 5 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें उस्ताद मोहम्मद इश्तियाक और लैब टेक्नीशियन तारिक अहमद शाह, असिस्टेंट लाइनमैन बशीर अहमद मीर, महकमा जंगलात में फील्ड वर्कर फारूक अहमद भट्ट और महकमा सेहत में ड्राइवर मोहम्मद यूसुफ शामिल हैं। तहकीकात से पता चला है कि ये अफराद लश्कर तैयबा और हिज़्बुल मुजाहिदीन जैसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ सरगर्म थे। हुकूमती ओहदों पर फाइज होते हुए वो दहशतगर्द ग्रोहों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए हुकूमत से गद्दारी करके तनख्वाहें ले रहे थे। और आइए अब बात करते हैं प्रगति यानी मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की की। तेज
तेजी से बढ़ती हुई तवानाई की जरूरियात के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई प्रगति पहल की बदौलत बिहार को एक अहम तोहफा मिला है। नबीनगर औरंगाबाद में एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट न सिर्फ रिकॉर्ड बिजली पैदा कर रहा है बल्कि तरक्की, रोजगार और सनती तरक्की को भी फरोग दे रहा है। तेजी से तरक्की कर रहे बिहार की तवानाई की जरूरियात भी बढ़ रही हैं। नतीजतन औरंगाबाद में नबीनगर एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आगाज 2013 में किया गया था। ताहम मुख्तलिफ वजूहात की वजह से प्रोजेक्ट पर काम में ताखीर हुई। 2015 में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए पावर प्लांट की तामीर का नोटिस लिया। ज़ेरे इल्तवा मंजूरियों और राब्ता कारी के मसाइल को वज़ीर आज़म की प्रगति मीटिंगों के जरिए तेजी से हल किया गया। जमीन के हुसूल से लेकर कोयले की फरहमी तक की रुकावटें दूर की गईं। आज इस मंसूबे ने पूरे खित्ते को बदल कर रख दिया है। सरकार से समय समय पर सहयोग मिला और बाधाएं दूर हुई। साल 2019 में यूनिट 1 से विद्युत उत्पादन शुरू हो चुका है। वर्तमान में 1980 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। उनमें से तकरीबन 83% बिजली बिहार को उपलब्ध कराया जा रहा है। थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के तहत नबीनगर में वाक़े NSTPS 1980 मेगावाट बिजली पैदा करता है। मजीद 12 इस प्लांट से थोड़े फासले पर वाक़े BRBCL 1000 मेगावाट बिजली पैदा करता है, जिससे बिजली की कुल पैदावार 2980 मेगावाट हो जाती है। पिछले साल वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नबीनगर एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 2 का संगे बुनियाद रखा था। स्टेज 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 नई यूनिटें कायम की जा रही हैं। हर एक में 2400 मेगावाट बिजली पैदा होगी। स्टेज 1 और स्टेज 2 के मुकम्मल तौर पर काम करने के बाद बिजली की पैदावार की कुल सलाहियत 4380 मेगावाट तक पहुंच जाएगी, जिससे ये मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा बिजली पैदा करने वाला मंसूबा बन जाएगा। स्टेज 2 मुकम्मल होने के बाद बिहार से कई दीगर रियासतों को बिजली फराहम करने का मंसूबा है। एनटीपीसी के इस सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ने इलाके की माशी हालत को भी बेहतर किया है, जिससे बड़ी तादाद में लोगों को बराह रास्त रोजगार मिल रहा है। एनटीपीसी भी CSR इक़दामात के जरिए यहाँ के लोगों की मदद कर रहा है। एनटीपीसी से जो ब्यूटिशियन क्लास खुला था उसमें मैं भी ज्वाइन की थी। ब्यूटिशियन क्लास सीखी भी हूँ और अच्छा ज्वाइन की थी, मतलब और वैक्स सीखी, थ्रेडिंग, फेशियल, पेडिक्योर, मेडिक्योर और ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, उससे हमको फायदा भी हुआ है। नबीनगर एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर स्टेशन से पैदा होने वाली बिजली का 83% रियासत की सनत को ईंधन फराहम करने के साथ ही आम लोगों की जिंदगियों को रोशन कर रहा है। मजीद 12 उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मगरबी बंगाल को भी सस्ती कीमतों पर बिजली फराहम की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। तो ये थी बात प्रगति यानी तेज रफ्तार तरक्की की। और अब बात मौसम की। मुल्क के कई हिस्सों में शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है। शुमाली हिंद के कई इलाकों में खासतौर पर धुंध छाई हुई है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों में सर्दी की लहर की पेशगोई की है। पंजाब ने आज लोहड़ी के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अमृतसर और जम्मू हवाई अड्डों पर भी घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे मुसाफिरों को मुमकिन तौर पर मसाइल का सामना है। मगरबी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और उड़ीसा के कई इलाकों में भी सर्दी की लहर मुतवक्के है। मगरबी बंगाल और बिहार में भी घनी धुंध और कोहरा पड़ सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक सख्त सर्दी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है।
और गैर मुल्की खबरों में बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ मजालिम का सिलसिला जारी है। बांग्लादेश में एक और हिंदू नौजवान को कत्ल कर दिया गया है। ये वाकया 11 जनवरी की रात चटगांव बांग्लादेश के दगन भोया में पेश आया। 28 साल हिंदू नौजवान समीर दास को हमलावरों ने चाकू के वार करके कत्ल कर दिया। समीर पेशे से ऑटो ड्राइवर था। समीर को कत्ल करने के बाद कातिल उसका ऑटो चोरी करके मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक समीर को देसी साख्ता पिस्तौल से कत्ल किया गया। समीर की लाश सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के करीब से बरामद हुई। इब्तदाई तौर पर एक सोचा समझा कत्ल मालूम होता है। एक और दूसरे वाक़े में बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना की जमात अवामी लीग के हिंदू रहनुमा प्रलोय चाकी पुलिस की हिरासत में हलाक हो गए। मकतूल रहनुमा के अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि जेल हुक्काम ने उन्हें मुनासिब तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई। 60 साला प्रलोय चाकी एक गुलकार थे और 2024 के तलबा के एहतजाज से मुताल्लिक़ एक बम धमाके के केस के सिलसिले में कैद थे। और ईरान में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतादिद हमलों की धमकियां दी हैं। पीर को ट्रंप ने ऐलान किया कि जो भी मुल्क ईरान के साथ कारोबार करेगा उसे अमरीका के साथ तिजारत पर 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि हुक्म हतमी है। वो इससे कबल ईरान को मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई करने से खबरदार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की तो अमेरिका पूरी ताकत से जवाब देगा। दरियासना ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा कि तेहरान वाशिंगटन की जानिब से पेश करदा तजावीज़ पर गौर ख़ौज़ कर रहा है। हालांकि इस इक़दाम के बारे में बहुत कम तफसीलात दी गई हैं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने ट्रंप के टैरिफ के ऐलान पर तबसरा करने से साफ इनकार कर दिया। काबिल ज़िक्र है कि ट्रंप ने इतवार को कहा था कि अमेरिका ईरानी हुक्काम से मुलाकात कर सकता है और वो ईरानी अपोजिशन से राब्ते में है। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में अब तक 640 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। और न्यूयॉर्क सिटी में तकरीबन 15,000 नर्सों ने पीर को न्यूयॉर्क प्रेस्टिरियन अस्पताल के बाहर हड़ताल की। तारीख में नर्सों की सबसे बड़ी हड़ताल है। नर्सें महफूज स्टाफिंग, बेहतर काम के हालात और मुनसिफाना मुआहदे का मुतालबा कर रही हैं। नर्सों का कहना है कि अमले की कमी से मरीजों की देखभाल मुतासिर हो रही है। और खेल की खबरों में नौजवानों के उमूर और खेल की वजारत ने तमाम तस्लीम शुदा कौमी खेलों की फेडरेशनों को हिदायत दी है कि वो अपनी तंजीमों में 2 नई कमेटियां तश्कील दें। इनमें इंटरनेशनल रिलेशन कमेटी और स्पोर्ट्स कमेटी में मेक इन इंडिया शामिल होगी। वजारत के मुताबिक बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात कमेटी का मकसद हिंदुस्तान की आलमी खेलों में शिरकत को मजबूत बनाना है। ये कमेटियाँ बैनुल-अक़वामी और बरे आज़मी फेडरेशनों, ज़वाबित, मुकाबला जाती ढांचे, हुक्मरानी के निज़ाम, इंतखाबी तरीक़ाकार और खिलाड़ियों पर मरकूज़ प्रोग्रामों में तब्दीलियों की निगरानी करेंगी। ये कमेटियाँ 2 तरफ़ा और कसीर जहती मुआहदों, मुश्तरका तरबियती कैंपों, खिलाड़ियों और कोचों के तबादले, इल्म के इश्तराक और हिंदुस्तान में बैनुल-अक़वामी मुकाबलों की मेज़बानी के मौक़े का खाका भी पेश करेंगी। कमेटी इस बात को भी यकीनी बनाएगी कि तमाम बैनुल-अक़वामी सरगर्मियाँ हुकूमत हिंद की पॉलिसियों, ओलंपिक मंशूर और बैनुल-अक़वामी फेडरेशंस के ज़वाबित के मुताबिक हों और ये कि गुड गवर्नेंस, एंटी डोपिंग और खिलाड़ियों की हिफाजत के मेयारात पर अमल किया जाए। मेक इन इंडिया स्पोर्ट्स कमेटी का मकसद मुल्क में खेलों के सामान की तैयारी को फ़रोग़ देना है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात कमेटी सीनियर हुक्काम, साबिक़ बैनुल-अक़वामी एथलीट्स, कोचेज़ और आलमी स्पोर्ट्स गवर्नेंस के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। मेक इन इंडिया कमेटी में तकनीकी माहिरीन, साबिक़ एथलीट्स और आलात की तैयारी या टेक्नोलॉजी में तजुर्बा रखने वाले अरकान शामिल होंगे। इस इक़दाम का मकसद सिर्फ तमग़े जीतना नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान को मजबूत, खुद इन्हिसार और बैनुल-अक़वामी खेलों के स्टेज पर बाइज़्ज़त बनाना है।
और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के जनरल सेक्रेटरी पवन कुमार सिंह को यकीन है कि मुल्क में पहली बार मुनक्किद होने वाली शूटिंग लीग ऑफ इंडिया शूटिंग के खेल को एक नई जिहत देगी। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि शायकीन की बड़ी तादाद को लीग की तरफ राग़िब करना एक बड़ा चैलेंज होगा। DD न्यूज़ के नुमाइंदे गौरव कुमार ने उनसे लीग और इससे जुड़ी मुख्तलिफ चीज़ों पर ख़ास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ NRAI के महासचिव पवन कुमार सिंह हैं। किस तरह से देखते हैं इस पूरी लीग को, किस तरह का चेंज जो है वो ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलेगा? लीग से हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि लीग जो है ये एक बहुत बड़ा जरिया है जहाँ से हम अपने शूटिंग स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं और दुनिया के लोग, मतलब भारत के तो है ही हैं, जो दर्शक हैं उनको जो है हम बता सकते हैं कि शूटिंग गेम क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है और एथलीट किस चैलेंज से गुजरता है जब वो शूट करता है। ये सारी चीज़ें हम जो है लीग के जरिए जो है हम बताने की कोशिश करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है इस लीग से कि ये स्पोर्ट्स जो है जो लीग जो है ये स्पोर्ट्स को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा गांव तक, मतलब जहाँ पे टैलेंट है और उस टैलेंट को नर्चर करने के लिए और ढूंढने के लिए हमें मदद करेगा। लीग को सामने लाना भी एक बड़ी चुनौती होती है, तो इसके लिए किस तरह से आप लोगों ने एक पूरी जो एक रूपरेखा है वो कैसे तैयार की? ये लीग जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब का विज़न है और इसके लिए जो है काफ़ी अच्छी टीम जो है लीग के लिए काम कर रही है और जहाँ तक अगर फॉर्मेट और अगर मैं बात करूँ कि क्या चैलेंजेस, तो मेजर चैलेंज शूटिंग स्पोर्ट्स का यही है कि स्पेक्टेटर से कनेक्ट नहीं हो पाता है, जिसको हम लीग में मैं मानता हूँ कि एक चैलेंज है और जिसको ये खाली लीग का चैलेंज नहीं है, ये पूरे शूटिंग स्पोर्ट्स का चैलेंज है जिसको हम इस लीग के जरिए दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो ज़मीनी स्तर पर जो उभरती हुई प्रतिभाएं हैं उनको भी सामने लाने का एक प्रयास होगा, तो उसके लिए भी कोई एक अलग एक कोई वर्कआउट किया जाएगा, कोई एक टैलेंट हंट ऐसा इस तरह का कोई सर्च पूल जो है वो भी कहीं ना कहीं सामने देखने को मिलेगा आने वाले समय में? जी ज़रूर, मैं इसको अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे प्लान में है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिटी और जगह पे जा पाए जहाँ से हम टैलेंट को सर्च कर पाएँ और एम्पावर कर पाए। जो छोटे छोटे क्लब्स हैं, जो छोटे छोटे शूटिंग रेंज हैं, उनको एम्पावर कर सके जिससे कि वो अपने जो अपकमिंग एथलीट है, जो अपकमिंग टैलेंट है, उसको जो है इस मेन फ्रेम से जो है या इंडियन टीम के साथ या NRAI के साथ जोड़ सके उसको। तो साफ तौर पर एक लीग की जो शुरुआत होती है वो हर खेल को एक नया रूप भी देती है और उसी तरह से निशानेबाजी का खेल भी जो है उसको भी एक नया रूप मिलेगा और साथ ही साथ खिलाड़ियों को अपना मंच मिलेगा जहां वो अपनी प्रतिभा को सामने रख पाएंगे। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, नोएडा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, आदाब।